नो स्टूडेंट्स, अब हम इसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं। MCQs बिलोंग टू द चैप्टर नंबर 4 यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। द टाइटल नेम इज़ द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज़ अवर टाइटल, बिलोंग टू द चैप्टर नंबर 4। सबसे पहले तो मैं इंट्रोड्यूस करना चाह रही हूँ आपको कुछ फॉर्मूलाज जो हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे V इज इक्वल टू R ओमेगा, वेयर V इज़ द लीनियर वेलोसिटी और इसको टेंजेंशियल वेलोसिटी भी कहते हैं, or omega is the angular velocity. So there is a relationship between the linear and angular velocity is that V is equivalent to the R omega. The second important thing is that second formula is A is equivalent to R alpha, where A is the tangential acceleration or linear acceleration and alpha is the angular acceleration. Very important relation है ये, fill in the blanks पे पूछे जाते हैं कि what is the relation between the linear and angular acceleration. So A is equivalent to R alpha, where R is the radius of the circle, it is a constant. The third one is the S is equivalent to R theta. S is the linear displacement and theta is the angular displacement. और ये it's a very important relation. S is equivalent to R theta. Now the third one is that the formula for the angular velocity is equal to omega is equal to theta over t, and the another formula is the omega is equal to 2 pi f. वैसे तो जब हमने थ्योरी पढ़ाई थी या थ्योरी हमने आपको बताई थी या तो उसमें हमने इसको बहुत ही डीपली किया है, लेकिन एमसीक्यू के लिए फ़िलहाल आपको इतना ही जानना ज़रूरी है। Now students, the MCQ is that if a particle is rotating in a circle of radius r, अगर एक पार्टिकल जो है वो रोटेट कर रहा है किसी भी सर्कल के अंदर जिसका रेडियस r है, विद इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, जिसका एंगुलर एक्सेलरेशन है अल्फा, द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज, अभी जैसे कि अभी हमने आपसे डिस्कस कर चुके हैं, फिर से रिपीट करूँगी कि इफ अ पार्टिकल इज रोटेटिंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r with instantaneous angular acceleration alpha, the tangential acceleration is, the options are alpha square r, omega over r, alpha over r और r alpha। इस किस्म के एमसीक्यूज के लिए स्टूडेंट्स आप हमेशा ये देखा करें कि आपको ना करेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए। आप बिल्कुल भी जो उसके ऑप्शन है उसके ऊपर हाथ रखिए और देखें कि आपके अपने जहन में क्या आंसर आ रहा है। आपको पता है कि जब कोई पार्टिकल किसी सर्कल में मूव करता है तो उसका इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन जो होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होता है वो जो है क्या होता है, आर अल्फा के बराबर होता है। इफ द पार्टिकल इज रोटेटिंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r विद इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दरअसल क्या होता है, आर अल्फा। इट इज आवर correct answer. The correct answer is that R alpha is our correct answer. Now the next is that if a disk कहते हैं किसी भी, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी, सिर्फ अभी मैं पढ़ रही हूँ, ये आपको पता होना चाहिए कि इसके मीनिंग्स क्या हैं। इफ़ अ डिस्क, गोल सी चीज़ को कहते हैं डिस्क। कंप्यूटर में जैसे अक्सर सीडी लगाया करती थी, गोल चीज़ होती है, डिस्क होती है। इफ अ डिस्क इज रोटेटिंग, अच्छा कहा ये जा रहा है कि अगर डिस्क जो है वो रोटेट कर रही है, गोल 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 घूम रही है, विद एन एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से काउंटर क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज कौन सा, यानी कि अपोजिट टू द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड इट्स एंगुलर वेलोसिटी, और उसके एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, विच इज आउट ऑफ द डिस्क, जो कि आउट ऑफ द डिस्क है, इज डिक्रीजिंग, कम हो रही है, देन ओमेगा एंड अल्फा आर। अच्छा, आपसे कहा जा रहा है कि एक डिस्क जो है वो रोटेट कर रही है, डिस्क समझ आ गया होगा आपको कि इफ अ डिस्क इज रोटेटिंग विद एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, counter clockwise direction, and its angular velocity omega, which is out of the disk, is decreasing, then omega and alpha are,
अब हमें इनकी डायरेक्शन बताना है कि दरअसल कि ओमेगा और अल्फा क्या होंगे। द फर्स्ट ऑप्शन इज द पैरेलल, सेकेंड इज द एंटी पैरेलल, थर्ड वन इज द परपेंडिकुलर और फोर्थ वन इज द नन। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ ये चीज़, लेकिन अभी आप समझ में, क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। नाउ स्टूडेंट्स, अब हमें एक चीज़ आपको जो बताना चाह रही थी, मैं वही बताना चाह रही थी कि कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है अबाउट द एंगुलर वेलोसिटी, अबाउट द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। ये 2 पेजेस मैंने यहाँ पे लिखे हैं, पेज नंबर 117 आपकी अपनी टेक्स्ट बुक से उसको पढ़िएगा और पेज 119 पे आपकी टेक्स्ट बुक है उससे पढ़िएगा। मैं सिर्फ आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो इसके अंदर बता रही हूँ। आपके पास एक ऐसी गोल सी डिस्क है, सर्कुलर डिस्क है, और वो आपने अपने हाथों में इस तरीके से पकड़ी हुई है, इस तरीके से आपने पकड़ी हुई है और आपने इसको घुमाना है। अब 2 तरह की रोटेशन होती है, एक होती है घड़ी, आपने देखी है कि जो घड़ी होती है उसकी रोटेशन क्या होती है, उसको हम कहते हैं घड़ी जिस तरीके से मूव कर रही होती है वो होती है क्लॉकवाइज रोटेशन। घड़ी की मूवमेंट क्या होती है। नाउ स्टूडेंट्स, आप अपनी घड़ी से वाकिफ़ हैं, ये आपके पास घरों में जो आपकी वॉल क्लॉक होती है ये 12, 3, 6, 9 घड़ी की सुइयां आमतौर पर ऐसे चल रही होती है, इसको हम कहते हैं क्लॉकवाइज, कहते हैं क्लॉकवाइज। और अगर यही चीज़ उल्टी हो जाए तो वो क्या कहती है, वो एंटी क्लॉकवाइज। तो अब अगर हम किसी भी चीज़ को अपने दोनों हाथों से किसी गोल चीज़ को पकड़ेंगे और पहली वाली फिगर की तरफ आए तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज। इस वक्त जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि मैं उसको इस तरफ घुमा रही हूँ। अब जब डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इस तरफ है तो योर थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। एक्सिस ऑफ रोटेशन हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि द सर्कल जो मूव कर रहा है वो अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सर्किल की मूवमेंट इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज है, तो जो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो क्या है, वो आउट ऑफ पेज। ओमेगा इज आउट ऑफ पेज। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे एमसीक्यूज में इसी तरह की चीज पूछी जाती है। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या है, इफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज देन ओमेगा विल बी आउट ऑफ पेज और ओमेगा इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी कि दोनों की डायरेक्शन बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल है। अब आइए यहाँ पर सेकंड केस में कि इफ इज द एंटी क्लॉक, इफ इज द क्लॉकवाइज, कैसी बात कर रहे हैं अब हम ये, अब हम क्लॉकवाइज बात करें, क्लॉकवाइज बात करेंगे तो थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ, थंब की जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, वो डायरेक्टेड इनटू द पेज, यानी कि पहले तो ये था ऊपर की तरफ था, अब ये नीचे की तरफ है, ऐसे की तरफ घूम रहा है, आप देख रहे हैं ये, यानी कि जो फिंगर्स की कर्ल्स हैं वो एक्सिस ऑफ रोटेशन को शो कर रही हैं। तो ये थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी, ये इनटू द पेज है और ये इसके तकरीबन एंटी पैरेलल है, ये पैरेलल है और ये क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के एंटी पैरेलल। अब बात करेंगे हम एंगुलर एक्सेलरेशन और ओमेगा का जो रिलेशन है एंगुलर वेलोसिटी का, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। The condition is that if the direction of rotation is constant, यानी कि हम कह रहे हैं कि दोनों सूरतों में डायरेक्शन ऑफ रोटेशन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है। तो इफ द ओमेगा, ये नजर आ रहा है, ये आपकी डायरेक्शन है, ओमेगा इज इंक्रीजिंग, व्हेन द एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीजिंग ओमेगा एंड अल्फा आर पैरेलल। The condition is that if the direction of rotation is anti-clockwise, alpha and omega are parallel. दोनों की direction same होगी, omega increasing. Similarly, if the direction of rotation is anti-clockwise, again the omega decreasing. यानी कि when the angular velocity decreasing, alpha and omega are anti-parallel. दोनों की direction एक दूसरे के opposite होंगी. The condition is that if the direction of rotation is anti-clockwise. The correct answer is anti-parallel. Now the next MCQ is that both the projectile motion and the uniform circular motion are example of dash dimensional motion. आपसे पूछा ये जा रहा है, कहा ये जा रहा है कि आपके चैप्टर में दोनों प्रोजेक्टाइल मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये दोनों की दोनों जो है वो एग्जाम्पल हैं, किसकी एग्जाम्पल हैं, अब देखते हैं क्या है। ऑप्शंस आर दैट 0, 1, 2
M3। अभी हमने आपको इस टॉपिक का नाम बताया था, उसमें लिखा था कि मोशन इन 2 डायमेंशन। तो आपके चैप्टर के 2 पार्ट हैं, एक है प्रोजेक्टाइल मोशन और एक दूसरा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो द करेक्ट आंसर इज दैट द 2 डायमेंशनल मोशन। क्या आंसर आएगा आपका? द करेक्ट आंसर इज दैट 2 डायमेंशनल मोशन इज द करेक्ट आंसर। आंसर क्या होगा? प्रोजेक्टाइल मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में द करेक्ट आंसर इज दैट 2 डायमेंशनल मोशन इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अ वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज 0। कहा जा रहा है कि वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का 0 होता है कहाँ? अभी 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, यानी कि वो जब वो स्टार्ट ले रहा है। सेकेंड है पॉइंट ऑफ लैंडिंग, यानी कि जब वो एंड पर है। थर्ड है हाईएस्ट पॉइंट और फोर्थ है मिड वे ऑफ इट्स फ्लाइट। तो अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 कब होता है। ना स्टूडेंट्स, इस MCQ का आंसर देने से पहले मैं आपको थोड़ी सी कुछ डिस्क्रिप्शन प्रोजेक्टाइल मोशन के हवाले से बताना चाहूँगी कि ये जो आपको पिक्चर नज़र आ रही है ये पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन का है। हमने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, एक अपवर्ड मोशन और एक डाउनवर्ड मोशन। When the projectile starts our journey, it has 2 components, V0x and V0y. After that point, V0x is a constant but V0y decreases. तो हम यहाँ बताएंगे आपको कि अपवर्ड मोशन के अंदर V0x हमेशा कांस्टेंट रहता है, लेकिन जो y कंपोनेंट है वो कम होता चला जाता है आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। वेन एवर एट मैक्सिमम हाइट, जब वो मैक्सिमम हाइट पर पहुँचता है, एट मैक्सिमम हाइट द ऑब्जेक्ट हैव द वेलोसिटी कंपोनेंट इज 0। उसका वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट 0 हो जाता है और जो कंपोनेंट रहता है वेलोसिटी कंपोनेंट वो सिर्फ और सिर्फ V0x रहता है। अपने अगले जर्नी में डाउनवर्ड मोशन में इसी तरीके से कि ऑब्जेक्ट का जो फिर वो उसका V0y जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है और V0x जो है वो दोबारा कांस्टेंट रहता है हर पॉइंट पर। तो हम यहाँ पे बताया हमने कि डाउनवर्ड मोशन के अंदर V0x अगेन कांस्टेंट रहता है और V0y जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, इंक्रीज होता है, लेकिन इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इन द वर्टिकल कंपोनेंट द नेगेटिव डायरेक्शन। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हमारे पास ये 2 एक्सिस होते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में होगा तो इसका मतलब वाई कंपोनेंट इसका नेगेटिव होगा। तो जब इसका V0y हमेशा नेगेटिव, और जब वो लैंडिंग पर ये है स्टार्टिंग पॉइंट प्रोजेक्शन और ये लैंडिंग पे V0y शुड बी नेगेटिव एंड द ड्यू टू द condition is that the x component during this journey is constant. We write here the acceleration along x axis is equal to 0 and ay is equal to minus g। ये प्रोजेक्टाइल मोशन की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इन तमाम चीज़ों को हम इसे करेंगे। तो द करेक्ट आंसर ऑफ दैट MCQ इज दैट एट द हाईएस्ट पॉइंट द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इज 0। The velocity of the projectile is maximum at the, अब आपको ये MCQ ये कह रहा है, पूछा ये जा रहा है, कहा ये जा रहा है कि किसी भी प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी मैक्सिमम कब होती है। तो 4 ऑप्शंस हैं, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन यानी कि वो पॉइंट जब वो स्टार्ट ले रहा होता है, जब पॉइंट ऑफ लैंडिंग यानी कि जब वो एंड कर रहा होता है उस वक्त, हाईएस्ट पॉइंट और बोथ A एंड B। तो हाईएस्ट पॉइंट पे तो y कंपोनेंट होता ही नहीं है, तो लिहाजा ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। लेकिन ये जो 2 पॉइंट्स हैं, तो करेक्ट आंसर इज़ दैट D इज़ आवर करेक्ट आंसर, बोथ A एंड B इज़ आवर आंसर, इट इज़ आवर करेक्ट आंसर। अब आपसे कहा जा रहा है कि इन आ प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, तो वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी क्या होगा। अभी जो मैंने डिस्क्रिप्शन आपको बताई थी उसके हिसाब से आपको समझ में आ जाना चाहिए। 4 ऑप्शन है हमारे पास, चेंज तब्दील होता है, रिमेन सेम रहता है, या मैक्सिमम एट द पीक यानी कि हाईएस्ट पॉइंट। तो अब हमने देखा था कि वर्टिकल कंपोनेंट में तो तब्दीली आ रही होती है,
पहले वो क्या होता है, कम होता है, ज़ीरो होता है, फिर बढ़ जाता है, तो चेंज, द करेक्ट आंसर इज़ दैट चेंज. Next is that in a projectile motion, the acceleration along the horizontal direction will, कह रहे हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन के दरमियान कि वो एक्सेलरेशन जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है ए एक्स क्या होता है. ऑप्शंस आर दैट ज़ीरो, इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, चेंज. आपको अभी हमने बताया था कि ए एक्स शुड बी ज़ीरो, क्योंकि इसमें वेलोसिटी जो कि कांस्टेंट रहती है, लिहाजा देयर विल बी द नो ए एक्स इज इक्वल टू द ज़ीरो. Now students, above the MCQ is that the range of a projectile becomes half. कहानी क्या कह रही है कि किसी भी प्रोजेक्टाइल की रेंज जो है हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, हाफ हो जाए अपनी मैक्सिमम वैल्यू के इफ़ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज. ऑप्शंस आर दैट 45 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री एंड 7.5 डिग्री. थोड़ा सा ट्रिकी है. आपसे कहा जा रहा है कि द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल बिकम्स हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू. यह बात याद रखिएगा. हाफ ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है. हाफ का मतलब ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई. तो हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू का मतलब क्या है कि जो रेंज है वो दरअसल क्या है, वो क्या है, हाफ ऑफ मैक्सिमम. और आर मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, आर मैक्सिमम इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर ओवर जी. बेसिकली द फॉर्मूला फॉर द रेंज इज इक्वल टू द, रेंज का फॉर्मूला होता है वी नॉट स्क्वायर ओवर जी साइन 2 थीटा. ये रेंज का फॉर्मूला है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द कंडीशन रेंज शुड बी हाफ ऑफ द मैक्सिमम ऑफ द रेंज is equal to v naught square over g sin 2 theta. Now putting the value of our maximum from the formula, हमने यहाँ सब्सटीट्यूट किया. वी नॉट स्क्वायर से वी नॉट स्क्वायर कैंसिल, जी से जी कैंसिल. आपके पास रिमेनिंग टर्म्स आ गई. साइन 2 थीटा इज इक्वल टू हाफ. हमें एंगल पूछा है, हमें एंगल मालूम करना है, तो हमने एंगल को फ्री करना है. 2 थीटा से साइन मल्टीप्लाई हो रहा था, वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. और फिर उसके बाद जो है ये क्या हो जाएगा, फिर हमने साइन इन्वर्स निकाला. साइन इन्वर्स की वैल्यू आई हाफ. साइन इन्वर्स हाफ इज इक्वल टू 30 डिग्री, लेकिन हमें 2 थीटा नहीं चाहिए. थीटा से 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, थीटा को हमने फ्री करना है. थीटा इज इक्वल टू 13/2. द करेक्ट आंसर इज देन 15 डिग्री इज आवर करेक्ट आंसर. So the range of the projectile becomes half of its maximum value if the angle of projection is 15 degree. The correct answer is that 15 degree. 15 degree is our correct answer is the 15 degree. Students, next MCQ is that in a projectile motion, the acceleration along वर्टिकल डायरेक्शन. आपसे कहा जा रहा है कि प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर वर्टिकल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होता है, ऑप्शंस आर इंक्रीजेस, बढ़ता रहता है, डिक्रीजेस, कम होता रहता है, या ज़ीरो हो जाता है, या फिर द फोर्थ ऑप्शन इज द रिमेन द सेम. तो अभी हमने आपसे ये डिस्कस किया था कि प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर AY vertical acceleration along the vertical direction is denoted by AY. AY remains the same. The correct answer is that, the correct answer क्या है, ठीक है, हमेशा AY जो है वो क्या होता है, remains the same. Acceleration along the Y direction हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है. correct answer is that remains the same is the correct answer. ना तो ये बढ़ता है, ना ये कम होता है, ना ये ज़ीरो होता है, बल्कि ये कांस्टेंट रहता है. in a projectile motion, the smaller angle of projectile follows dash trajectory. आपसे कहा जा रहा है कि प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर जो स्मॉलर एंगल है उसकी ट्रेजेक्ट्री कैसी होती है. ऑप्शंस आर लो, हाई, एलिप्टिकल, स्ट्रेट. ये द करेक्ट आंसर इज दैट द लो इज द
करेक्ट आंसर। अभी हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे। द करेक्ट आंसर इज द लो। नाउ स्टूडेंट्स, आज हम बड़ा इंपॉर्टेंट प्रूफ आपको बताने जा रहे हैं। शो दैट द रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज द सेम फॉर टू डिफरेंट एंगल ऑफ एलिवेशन। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, हमें ये प्रूव करना है कि शो दैट द रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज सेम, यानी कि प्रोजेक्टाइल की रेंज सेम है फॉर किसके लिए? टू डिफरेंट एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि दो मुख्तलिफ एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए रेंज की वैल्यू सेम होती है। आइए इसको समझने के लिए हम थोड़ी सी एक पिक्चर देखते हैं कि सपोज इफ वी हैव अ एलिवेशन एंगल इज 45 डिग्री। 45 degree is the basic thing. This is the 45 degree. This is 45 minus alpha and this is the 45 plus alpha. So we have three elevation angle: 45, 45 minus alpha and 45 plus alpha. The range R will be same for any two elevation angle, theta and theta dash. रेंज की वैल्यू सेम होती है दो एलिवेशन एंगल्स के लिए, थीटा और थीटा डैश के लिए। थीटा डैश का मतलब होता है 90 माइनस थीटा, यानी कि जब भी अगला क्या होगा 90 में से उसको माइनस कर देंगे। अब हमारे पास क्या है, थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 45 माइनस अल्फा होना चाहिए और थीटा डैश की वैल्यू होनी चाहिए 45 प्लस अल्फा। और अल्फा क्या होना चाहिए? अल्फा इज इक्वल टू 45 प्लस माइनस थीटा। Now students, the very important fact is that the smaller angle produces a flatter trajectory. कहा ये जा रहा है कि अगर एंगल छोटा होगा तो उसकी ट्रेजेक्ट्री जो होगी वो बिल्कुल फ्लैट होगी एंड रिक्वायर्ड स्मॉलर टाइम ऑफ फ्लाइट, और उसमें कम टाइम खर्च होगा। बट द लार्जर एलिवेशन एंगल produces a high trajectory, और अगर एंगल ऑफ एलिवेशन ज़्यादा होगा तो वो उसकी ट्रेजेक्ट्री क्या होगी? बहुत ज़्यादा हाई होगी एंड रिक्वायर्स अ लॉन्गर टाइम ऑफ फ्लाइट, और उसका टाइम ऑफ फ्लाइट ज़्यादा होगा। देखिए जैसे डायग्राम नज़र आ रही है, 10 डिग्री फ्लैट ट्रेजेक्ट्री है, कम टाइम लग रहा है। अच्छा, उसके बाद जो 75 पे आप देख रहे हैं ट्रेजेक्ट्री जो है वो ज़्यादा है और उसके साथ साथ पहले वो ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा तो टाइम भी इसमें ज़्यादा खर्च होगा। ठीक है। Now the next MCQ is that when the angle of projectile is 90 degree, कहा जा रहा है कि जब एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल जो है वो 90 डिग्री है then the horizontal range will be, horizontal range क्या होगी? The options are that 0, maximum, V naught square over G and V naught square over 2G. Very simple, we use the formula R is equal to V naught square over G sin 2 theta. Putting the value of theta is here, we get the 2 into 90 and sin 180 and sin 180 is 0. So the correct answer is that the, बहुत ही simple था ये तो, 0 is our correct answer. If a rocket is hit a target 9000 मीटर, एक रॉकेट जो है वो टारगेट को हिट करता है जो कि कितने फासले पर है? 9000 मीटर के फासले पे है अवे। वैल्यू ऑफ जी इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इट्स इनिशियल वेलोसिटी शुड बी, यानी कि अगर एक रॉकेट जो है वो क्या कर रहा है, इफ रॉकेट इज हिट अ टारगेट, रॉकेट के जरिए टारगेट हिट किया जा रहा है तो कहा ही जा रहा है कि जब वो 9000 मीटर का फासला तय करता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? Options are that 300 meter per second, 94.8 meter per second, 600 meter per second and the 313.5 meter per second. Very simple, we use the formula, target आ चुका है, maximum range आ चुकी है और whenever we get the maximum range we use the formula R maximum is equal to V naught square over G. Now by using the cross multiplication we get V naught square is equal to 9000 multiplied by 10 and V naught is equal to under root of 90,000 and we get the 300 meter per second.
द करेक्ट आंसर इज दैट, हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, 300 मीटर पर सेकेंड इज आवर करेक्ट आंसर. वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी सिंपल एंड यू कैन डू वेरी इजीली. कहा क्या जा रहा है कि if a rocket is hit a target 900 meter away, its initial velocity should be 300 meter per second. Centripetal acceleration is due to a centripetal acceleration क्यों होता है? First option is that change in magnitude of velocity, velocity की मकदार की तब्दीली की वजह से. सेकेंड इज चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी की डायरेक्शन में तब्दीली की वजह से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है. चेंज इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी की तब्दील होने की वजह से होता है दोनों की. या चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड टूवर्ड्स द सेंटर, या मैग्नीट्यूड में तब्दीली की वजह से स्पीड की टूवर्ड्स द सेंटर. एक बात याद रखिएगा कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के अंदर स्पीड तो उसकी क्या रहती है, स्पीड तो क्या रहती है कि कांस्टेंट रहती है, लिहाजा ये फोर्थ ऑप्शन तो हो नहीं सकता. द थर्ड और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहती है. द सेकेंड ऑप्शन इज ओनली द सेकेंड opportunity is that the correct answer is that the change in direction of velocity. So we can see that centripetal acceleration is due to a change in direction of velocity.